वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। ये क्लास जो है हमारे उन बच्चों की है जो बच्चे हमारे एमए होम साइंस लिए हुए हैं। एमए होम साइंस सेकेंड सेमेस्टर वालों की ये क्लास है और ह्यूमन डेवलपमेंट की ये क्लास है। आज जो है आप लोगों का पेपर 1 का पार्ट 2 है। पेपर 1 का नाम है आप लोगों का एडोलसेंस एंड यूथ। तो ये आप लोगों को हम इस मॉडल पेपर में 2025 के जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। आप लोगों का जो है चैनल का नाम एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम है स्टूडेंट। तो आइए हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है स्टूडेंट कि एरिक एरिक्सन के सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या इसी को ऐसे पूछ सकता है कि एरिक्सन का विकास का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। तो देखिए एरिक्सन के इस सिद्धांत में पूरे जीवन अवधि में विकास की 8 अवस्थाएं होती हैं। प्रत्येक अवस्था में एक मनोसामाजिक चुनौती होती है जिसे एरिक्सन ने संकट की संज्ञा दी है। यह संकट कोई आपत्ति नहीं होता बल्कि एक उन्नत अंतःशक्ति और उच्च संवेदनशीलता प्राप्त करने की आरंभ बिंदु होती है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या हमने बताया कि जो एरिक्सन का जो सिद्धांत है वो क्या है, आपकी 8 अवस्थाओं में उन्होंने बांटा है और हर अवस्था का क्या है अपना अपना जो है एक मतलब एक विशेषता को दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जितना ही उत्तम ढंग से व्यक्ति उस संकट का समाधान करता है उतना ही उसका व्यक्तित्व स्वास्थ्यकर होता है। प्रत्येक अवस्था के धनात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष ही होते हैं। इन सभी अवस्थाओं का वर्णन जो है निम्न प्रकार से होता है। पहला क्या है, अब देखिए हम हर अवस्था के बारे में अब यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करें। पहला जो है विश्वास बनाम अविश्वास, यानी एरिक्सन यहाँ पर बना लीजिए। एरिक्सन के सिद्धांत में यह पहली अवस्था है जिसकी अवधि जन्म से लेकर 1 साल तक की होती है। जिन बच्चों को अपने माता पिता तथा अन्य देख रेख करने वालों से सतत उचित स्नेह प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास की भावना विकसित होती है। और दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता या अन्य देख रेख करने वाले व्यक्तियों से प्रायः रोते बिलखते और चिल्लाते छोड़ दिया जाता है, यानी जो बच्चों को जो है क्या करते हैं, रोते बिलखते चिल्लाते छोड़ देंगे तो उनमें क्या होगा, दूसरे के प्रति जो है अविश्वास की भावना जो है विकसित होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो विश्वास की जो भावना है वो कैसे होगा, तो ये विश्वास बनाम अविश्वास, यानी जो विश्वास की जो भावना है वो कैसे होता है, तो जिन बच्चों का जो है देख रेख उचित वातावरण में प्यार में और स्नेह में किया जाता है तो उनमें क्या होता है, उनमें जो है विश्वास की भावना डेवलप होती है। और वहीं पर ठीक विपरीत जिन बच्चों को क्या है रोते बिलखते चिल्लाते अगर छोड़ देते हैं तो उन्हीं में क्या है, उन बच्चों में जो है अविश्वास की भावना विकसित होती है। विश्वास बनाम अविश्वास की जो मतलब अवस्था होती है तो कितने समय की होती है, तो याद रखिएगा कि जन्म से लेकर 1 साल की अवस्था को एरिक्सन ने क्या कहा है, क्या बताया है, विश्वास बनाम अविश्वास का। दूसरा देखिए क्या है, स्वायत्तता बनाम लज्जा तथा शक, यहाँ पर शब्द नहीं होगा, शक। ठीक है, एरिक्सन के इस सिद्धांत की यह दूसरी अवस्था है। इसकी अवधि क्या है, 1 से 3 साल की होती है। जब बच्चों को अपने माता पिता या देख रेख करने वालों विश्वास उत्पन्न हो जाता है तो फिर उनमें यह भाव उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, यानी वो कहने का मतलब क्या है कि वो अपना काम मतलब स्वयं करना और लज्जा और शक की नज़र से भी क्या करते हैं, लोगों को जो है देखने लगते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है, पहल बनाम दोष। एरिक्सन के सिद्धांतों की यह तीसरी अवस्था है। यह 3 से लेकर 5 साल तक की होती है। यह बच्चों का प्री वर्ष होते हैं और यह अवधि आरंभिक बाल्यावस्था की भी होती है। जब बच्चों में स्वायत्तता का भाव विकसित हो जाता है तब वे अपने इर्द गिर्द के वातावरण में अन्वेषण करना प्रारंभ कर देते हैं। अन्वेषण करने का मतलब कि खोज करना जो है प्रारंभ कर देते हैं और इसी से जो है उनका पहल बनाम दोष की जो भावना होती है वो क्या होती है, विकसित होने लगती है।
चौथा हमारा क्या है, परिश्रम बनाम हीनता। मनोसामाजिक अवस्था की यह चौथी अवस्था है जिसकी अवधि 6 साल से 12 साल की होती है। इस अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। ठीक है, पांचवी अवस्था क्या है, पहचान बनाम संभ्रांति। एरिक्सन की के सिद्धांत की यह अवस्था यहाँ पर, ठीक है, यह अवस्था जिसकी अवधि 12 से 18 वर्ष की होती है, यह किशोरावस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था में किशोर में यहाँ पर यह होगा, ठीक है, यह जानने की प्राथमिकता बनी होती है कि वह कौन है, वह किस लिए है और वह अपनी ज़िंदगी में कहाँ जा रहा है। इसे एरिक्सन ने पहचान की संज्ञा दी है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, घनिष्ठता बनाम अलगाव। घनिष्ठता बनाम अलगाव में क्या है, यह एरिक्सन सिद्धांत की छठी होगा, यहाँ पर छाती नहीं होगा, देखिए टाइपिंग में थोड़ा ज़्यादा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ करिएगा। छठी अवस्था है जिसकी अवधि प्रथम 20 से 30 वर्ष की होती है। यह आरंभिक वयस्का अवस्था की होती है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरे के साथ एक धनात्मक संबंध क्या करता है, बनाता है। सातवां क्या है हमारा, जननात्मकता बनाम स्थिरता। एरिक्सन के सिद्धांत की यह सातवीं अवस्था है जो 40 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक होती है। इसे मध्यवयस्का अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति जननात्मकता का भाव भी क्या करता है, उत्पन्न करने लगता है। आठवां हमारा क्या है, संपूर्णता बनाम निराशा। ठीक है, निराशा होगा यहाँ पर। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की यह अंतिम अवस्था होती है जिसे लगभग 60 वर्ष या इससे ऊपर से प्रारंभ होकर मृत्यु तक की अवधि सम्मिलित होती है। सभी संस्कृति में इस अवस्था को बुढ़ापा अवस्था भी कहा गया। तो देखिए एरिक्सन का सिद्धांत क्या था, तो एरिक्सन, पहली बात तो याद रखिएगा कि एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। ठीक है, एरिक्सन के द्वारा जो है विकास की जो अवस्थाएं होती वो क्या, उनके 8 स्टेज होते। तो ये 8 स्टेज को आप लोग अच्छे से वहाँ पे मतलब एग्जाम में अच्छे से लिखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत में किशोर से आप क्या समझते हैं। तो देखिए भारत में किशोर क्या, भारत में किशोर का तात्पर्य 13 से 19 वर्ष की आयु के युवाओं से है। यह बाल्यावस्था और व्यस्तता के बीच संक्रमण काल है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी किशोर आबादी रहती है जो देश के भविष्य और विकास की क्या होती है, मुख्य आधारशिला होती है। तो सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा कि किशोर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीनेजर्स बोलते हैं। तो लास्ट में क्या आ रहा है आपका, टीन शब्द आता है, तो उसी से हम बताते हैं कि 13 + 19 तक की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, टीनेजर्स बोलते हैं या किशोरा अवस्था बोलते हैं। इसे हम क्या है, निम्न बिंदुओं से भी हम समझ सकते हैं। पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु है आयु सीमा और परिभाषा। ठीक है, यानी कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों को हम जो है किशोरावस्था के अंतर्गत रखेंगे, इसके बारे में देखिए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार जो है किशोरों की आयु क्या मतलब रखी गई है, तो 10 से लेकर 19 साल तक के आयु के जो बच्चे होते हैं वो क्या, किशोर कहलाते हैं। फिर क्या है, भारतीय कानून या किशोर न्याय अधिनियम में इसी को मतलब इसकी उम्र सीमा क्या रखी गई है, तो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक माना जाता है। और क्या 18 वर्ष से जैसे अधिक व्यक्ति जो के उम्र के होंगे वो मतलब किशोरावस्था और प्लस जो है प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आएंगे। अगला क्या है, शारीरिक और मानसिक विकास। तो देखिए यह वह अवस्था है जिसमें तेजी से शारीरिक विकास, मानसिक परिपक्वता आती है। इस दौरान किशोर अपनी पहचान, ठीक है, स्वतंत्रता और भविष्य को लेकर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। उनको पता चल जाता है कि उन्हें आगे भविष्य में क्या करना है। तीसरा क्या, भारत की जनसांख्यिकी में क्या है, कि भारत में लगभग 25 करोड़ किशोर आबादी है। देश का हर 5वां व्यक्ति इस वर्ग में आता है, जो भारत को दुनिया के सबसे युवा देश में से एक बनाता है। चौथा क्या है, किशोर से जुड़ी चुनौतियां। इस उम्र में युवा कई तरह के दबाव का सामना करते हैं, जैसे शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, पोषण और कानूनी मुद्दे। अगला क्या है, सरकारी पहल और विकास।
फिर क्या है, भारत सरकार किशोरों के समग्र विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है। अगला हमारा क्या है, इसमें योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं, तो आप आइए देखिए बात करते हैं। तो जो है क्या है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो किशोर के स्वास्थ्य, पोषण और मानसिक विकास पर केंद्रित है। जो मतलब सरकार की तरफ से जो भी पहल चल रही है, तो उसमें क्या है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें क्या है, मतलब किशोरों का न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, उनका जो है स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, उनका मानसिक विकास कैसे होना चाहिए, इन सब चीज़ों को क्या है, केंद्र बिंदु बनाकर जो है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। फिर क्या, सशक्तिकरण, यूनिसेफ के साथ मिलकर भारत में किशोर कौशल विकास और भागीदारी को भी क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो सरकारी पहल है वो क्या क्या है आपका, तो दो है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम और सशक्तिकरण। अब आइए देखिए हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, नैतिक तर्क और न्याय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नैतिक तर्क और न्याय से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, नैतिक तर्क का अर्थ है सही या गलत के बीच तार्किक रूप से भेद करने की क्षमता। वहीं न्याय का तात्पर्य निष्पक्षता, समानता और मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने वाली एक प्रणाली से है। नैतिक तर्क और न्याय को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला पॉइंट क्या है, नैतिक तर्क, यह वह बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विवेक, मूल्य और सिद्धांतों के आधार पर तय करता है कि कोई कार्य उचित है या फिर अनुचित है। अब उचित और अनुचित में हम अंतर जो है किस बिंदु से हम करेंगे, तो देखिए, सिद्धांतों पर आधारित यह प्रक्रिया सत्यनिष्ठता, ईमानदारी और सहानुभूति जैसे मूल्यों पर टिकी होती है। तर्क और चिंतन, इसमें पूर्वाग्रह से मुक्त होकर किसी स्थिति के परिणाम और प्रभाव का जो है विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो आपके नैतिक तर्क में क्या, ये दोनों बिंदु आते हैं कि सिद्धांतों पर आधारित होता है, और इसमें क्या, तर्क और चिंतन को जो है विशेष महत्व दिया जाता है। अब आइए देखिए हम न्याय की बात करते हैं। तो न्याय में क्या है कि न्याय नैतिकता का ही एक व्यवहारिक और संस्थागत रूप है। यह समाज में निष्पक्षता और संतुलन बनाए रखने में से क्या होता है, संबंधित होता है। कानून और अधिकार, न्याय नैतिक मूल्यों को सार्वजनिक नियमों, अधिकारों और संस्थाओं में बदलता है। निष्पक्षता और समानता क्या होता है, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को उनके अधिकार मिले और किसी के साथ क्या हो, कोई भेदभाव न हो। तो इसमें क्या दिया, इसमें मतलब इन दोनों बिंदुओं पर भी जैसे काम किया गया कि निष्पक्षता और समानता में क्या होना चाहिए, तो इसका जैसे यह उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को क्या है, उनका अधिकार मिले। मतलब ऐसा मनुष्य को जो है मानवाधिकार क्या है, जन्म से ही प्राप्त होता है, और इसमें कोई क्या है, भेदभाव नहीं किया जाता है कि नहीं जातिवाद के आधार पर या किसी धर्म के आधार पर क्या है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जो हमारा जो संविधान है उसमें क्या है, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, उसको क्या है, समान अधिकार मिलेंगे और उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषताओं को आप समझाइए। ठीक है, किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषताओं को क्या करना है, समझाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या, किशोरावस्था अर्थात एडोलसेंस का अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, यानी मैच्योरिटी की ओर बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। यह 11-12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की मानी गई। मतलब अलग अलग जो है किताबों में अलग अलग परिभाषा, जैसे ये जो 11-12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक मानी गई है, तो ये हरलॉक के महोदय जी के अनुसार रखा गया। ठीक है, इस अवस्था की शुरुआत वयः संधि अवस्था से आरंभ होती है। देखिए, किशोरावस्था को क्या है, आपका जो है वयस्का और बाल्यावस्था के बीच की क्या है, कड़ी माना जाता है। ठीक है, फिर क्या है, विकास की इस अवस्था में बालकों में विकास बहुत तीव्र गति से होता है। लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है और प्रजनन संस्थान तेजी से परिपक्व होने लगता है। वहीं पे क्या है, वहीं पे जो लड़कियों की आवाज़ जो होती है वो मधुर हो जाती है, स्तनों में उभार आता है। ठीक है, और ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं, ये सारे जो लक्षण
होते हैं वो क्या है, किशोरावस्था के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, विकास की इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों में विपरीत लिंग के प्रति क्या होता है, आकर्षण बढ़ जाता है और तीव्र परिवर्तनों के कारण उनके मन में काफ़ी तनाव भी क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। प्रमुख विकासात्मक विशेषताएं जो है निम्नलिखित है। पहला क्या है, आपका तीव्र शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है, तेजी से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिसको क्या है, हमारे जो किशोर हैं या किशोरी जो है वो क्या है, उसको समझ नहीं पाते हैं। वो बहुत ज़्यादा मतलब इस एज में क्या है, तनाव से गुजरते हैं। ठीक है, शरीर में क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स के चेंजेज होते हैं और जिसको क्या है, मतलब वो बैलेंस नहीं कर पाते, इसलिए क्या उनको क्या सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इस एज में जो होते हैं वो अपने माता पिता से करते हैं, अपने जो मतलब सहपाठी रहते हैं, जो मित्र रहते हैं, उनके साथ जो है समय बिताना जो है इस एज में क्या है, उनको पसंद आता है। फिर क्या है, आपका संज्ञानात्मक और मानसिक विकास। इस एज में संज्ञानात्मक और मानसिक विकास भी क्या होता है, चरम सीमा पर होता है। इस एज में मतलब जितने भी पॉजिटिव थॉट है अगर उन बच्चों के अंदर डाला जाए तो बच्चे क्या है, सही दिशा में जाते हैं। ठीक है, बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब केयर, प्यार, प्रोटेक्शन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हाँ उसके भी कुछ सीमाएं होती है। आवश्यकता से अधिक जो है उनके ऊपर हम दबाव या एक्स्ट्रा केयरिंग का जो मतलब बहुत से पेरेंट क्या होते हैं, एक्स्ट्रा केयरिंग वाला बिहेवियर रखते हैं, तो इससे भी क्या होते हैं, किशोर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। भावनात्मक उथल पुथल। ठीक है, हार्मोन्स की चेंजिंग होने के कारण क्या है, किशोरों में जो है भावनात्मक उथल पुथल भी बहुत तेज़ी से होता है। पहचान का निर्माण। इस एज में जो है किशोर क्या है, वो तो मतलब उनका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, बड़ों की जैसे होने लगता है। वो अपनी पहचान को मतलब पाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हमें भी क्या है, घर के जो भी डिसीजन हो उसमें जो है शामिल करना चाहिए। मतलब जो गार्जियन से वो यह उम्मीद रखते हैं कि अपने विचार जो है गार्जियन हम पे न थोपें, हमारे भी बातों को क्या करें, मतलब सुने। अब वहीं पे क्या है, पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं मिल पाती है। पेरेंट्स उनको जैसे क्या बोलते हैं उसको, डिसीजन मेकिंग में अगर उनको शामिल नहीं करते, उनकी बातों को नहीं समझते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वही मतलब जो है यहाँ पर भावनात्मक उथल पुथल जो होने लगता है। और यहीं पे क्या है, वो अपने आप को मतलब प्रूव करने लगते हैं कि नहीं हम भी क्या हैं, बड़े हैं। तो यहाँ पर वो अपनी पहचान की लड़ाई जो है लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर क्या, सामाजिक और सहकर्मी प्रभाव। यानी वो किशोर जो होते हैं वो क्या है, वो समाज में अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए मतलब जुड़ना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं हमें भी समाज में वही स्टेटस, वही मान सम्मान मिले जो कि अदर बड़ों को मिलता है। क्यों? क्योंकि उनका जो बिहेवियर होता है वो न तो बच्चों का होता है न तो बड़ों का होता है। यानी कहने का मतलब क्या, बीच वाला होता है। ठीक है, बीच वाला होता है। इस वजह से क्या है, उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वो अपने जो है मतलब सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी क्या करते हैं, यहाँ पर मतलब शामिल करते हैं ताकि वो आप आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर वो अपने जो सहकर्मी है उसका भी मतलब सहकर्मी मतलब अपने दोस्तों का जो है उसका भी प्रभाव क्या होता है, उनके ऊपर तेज़ी से पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। हम मिलते हैं फिर से अगली क्लास में। कल की क्लास जो है सुबह में हो जाएगी। अब देखिए कल तो मैं जो है थर्ड पेपर जो है कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इस वजह से निकलना पड़ा। और आज शाम को कोशिश है कि 10 से 12 मिनट का जो है तीसरा मॉडल पेपर भी आप लोगों को हम दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं। तीसरा मॉडल पेपर किसका? आप लोगों का थर्ड पेपर का। ठीक है, जो बच्चे हमारे माँ विंध्यवासिनी है तो उनका एग्ज़ाम क्या है, तीसरा पेपर शायद 11 जून को और चौथा शायद 12 जून को है। तो बहुत जल्दी उनको हम वो पेपर भी जो है अवेलेबल करा देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।